अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कहते हैं वक्त बहुत तेज़ी से बदलता है, मगर इस केस में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बदला है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हो रहा था। मलिक रियाज साहब इफ्तिताह करा रहे थे, गवर्नर सिंध मौजूद थे और अल्ताफ़ हुसैन साहब दोनों की भरपूर तारीफ़ें कर रहे थे। अब ना गवर्नर सिंध वहाँ हैं जहाँ थे, ना ही अल्ताफ़ हुसैन साहब की वो पोजीशन है जो थी, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मलिक रियाज के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी हुई है। और एक ज़माने में कुछ अर्सा पहले ही तारीफ़ें हो रही थी। सिंध हुकूमत पर तनकीद होती है कि वो कराची पर तवज्जो नहीं देती। कराची के 2 ज़िलों का कचरा उठाने की जिम्मेदारी तो पहले ही सिंध हुकूमत निजी तहवील में दे चुकी है। अब शहर की खूबसूरती और अवामी तफरीह के लिए मौजूद सबसे बड़े पार्क को भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन के जरिए क्लिफ्टन में मौजूद बाग इब्ने कासिम पार्क का कंट्रोल 10 सालों के लिए निजी कंपनी बहरिया टाउन के हवाले कर दिया है। और इस मुआहदे पर सिंध हुकूमत पर तनकीद हो रही है। तनकीद कोई और नहीं कर रहा, MQM कर रही है। बाहर भी कर रही है, ऐवान के अंदर भी कर रही है। आज भी मौजूए बहस रहा सिंध असेंबली में ये मामला, और इस इक़दाम पर हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए गए, एहतजाज किया गया, जिस पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन में तल्ख कलामी भी हुई। जो आइकॉन टावर बन रहा है बहरिया का, इसके साथ जो 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, जहां 72 एकड़ पर पहले कब्जा था, और जब MQM की शहरी हुकूमत थी तो हमने कब्जा खाली करके यहां पार्क बनाया। उस पार्क को बयाबान बनने दिया गया। बयाबान बन जाए तो उसके बाद ये कहा जाए कि हम एहसान कर रहे हैं अडॉप्ट करवा के। किसी को ऑफिस बनाने नहीं देंगे, लोगों के लिए ये पार्क ओपन होगा। मैं यहाँ पे क्लियरिफाई कर दूं कि ये लोगों के लिए पार्क ओपन होगा 10 साल के लिए। ये कराची शहर के साथ क्या ज्यादती है, ये हम नहीं होने देंगे, हम इसको नहीं मानते। इन्होंने क्या किया सर? 300 पार्कों के ऊपर कब्जा किया, बच्चों के पार्कों के ऊपर कब्जा किया। हम पार्क बनाने जा रहे हैं, हम पार्क बनाने जा रहे हैं, कब्जा करने नहीं जा रहे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने एतमाद में ना लेने का शिकवा करते हुए इस फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में जाने का ऐलान किया। बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज का कहना है कि बाग इब्ने कासिम कमर्शियल और सियासी बुनियादों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स के राजी होने तक बाग इब्ने कासिम का कंट्रोल नहीं संभालेंगे। गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी बल्दियात की नोटिफिकेशन के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 30 मार्च 2017 को होने वाले मुआहदे के तहत बाग इब्ने कासिम और क्लिफ्टन में वाक़या एक्वेरियम का इख्तियार KMC से लेते हुए बहरिया टाउन लिमिटेड के हवाले करता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्क के अमले की तनख्वाह KMC ही अदा करेगा। सिंध हुकूमत और बहरिया टाउन के दरमियान होने वाले मुआहदे के मुताबिक बहरिया टाउन पार्क की तज़ीन और आराइश का खर्चा खुद अदा करेगा। इस दौरान बहरिया टाउन कानून और उसूलों की पासदारी की पाबंद होगा। बहरिया टाउन पार्क को किसी भी कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, अलबत्ता आवाम की सहूलत के लिए छोटी खाने की दुकानें और महदूद तफरीह का इंतज़ाम कर सकता है। पार्क में किसी भी किस्म की शादी, फंक्शन और किसी सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी। बहरिया टाउन मंसूबे पर किसी किस्म का टैक्स या ड्यूटी अदा करने का पाबंद नहीं होगा, और बहरिया टाउन अवाम से पार्क में दाखिला फीस की मद में कोई रकम चार्ज नहीं करेगा। पार्क में उमूमी सिक्योरिटी के इंतजाम की जिम्मेदारी अगर सिंध लोकल गवर्नमेंट ज़रूरत महसूस करे किसी किस्म की बजट की मंजूरी की, तो वो मनसूबे की तकर्री और उसमें बहाली में कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब मसला MQM को ये बात नहीं पसंद और MQM की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। 130 एकड़ रकबे पर वाक़े बाग इब्ने कासिम के मंसूबे पर काम जुलाई 2005 में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ। पार्क की 70% इराजी पर कायम तजावुज़ात ख़त्म करते हुए इसे रिकॉर्ड 10 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया गया, और उस वक्त के नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल ने पार्क की तामीर में अहम किरदार अदा किया। 60 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला यह बाग 2007 में आवाम के लिए खोल दिया गया, मगर गुज़िश्ता चंद सालों से सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जो और लोकल गवर्नमेंट की अदम मौजूदगी में पार्क ज़बूहाली का शिकार है। मुसलसल ये मामला रहा। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर सिंध हुकूमत खुद नहीं चला सकी तो लोकल गवर्नमेंट आ गई, उसे इख्तियार क्यों नहीं दिया? ये मसला क्या है कि इसका इख्तियार दिया गया तो मलिक रियाज साहब को दिया गया, ना कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो इस वक्त इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट है उसे। और दूसरा सवाल ये उठता है कि प्राइवेट सेक्टर को मामला अगर हो गया है तो MQM को इस पर एतराज़ क्या है? कराची में मुतादिद ऐसी चीज़ें हैं, और वैसे भी सियालकोट में अगर एयरपोर्ट बनाया है प्राइवेट सेक्टर ने, उसकी तारीफ़ें होती हैं। कराची में 2 स्कूल है ज़िंदगी ट्रस्ट के तहत, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होती है। यहाँ तक कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उसके करीब नहीं आ पाते मुकाबले में मुख्तलिफ खेलों में।
तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसे इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज क्यों करेगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, या सिर्फ मसला मलिक रियाज साहब से है? इस सब पर बात करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि मलिक रियाज साहब पर एतराज़ क्यों है। पीपल्स पार्टी इसके बाद हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे पूछेंगे कि मलिक रियाज उन्हें इतने अजीज़ क्यों हैं। इस वक्त वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। साहब हर्ज क्या है, प्राइवेट सेक्टर को अगर चीज़ें दी जा रही हैं और अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, मामलात बेहतर करना चाहता है, तो आपको इस बात पर एतराज़ क्यों है? क्योंकि इसके तो कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो कोई कमर्शियल फ़ायदा इससे उठा सकेंगे, कोई दूसरा फ़ायदा इससे उठा सकेंगे, पार्क को बेहतर करेंगे, मामलात अच्छे चलेंगे, अच्छा मैनेज करेंगे। मुझे एडॉप्शन पे कोई एतराज़ नहीं है, और जब मैंने ये बात शुरू की उस वक्त भी ये कहा कि एडॉप्शन ज़ाहिर है गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, गवर्नमेंट नहीं पार्क संभाल सकती, कूड़ा नहीं उठा सकती, और अगर मलिक रियाज साहब करना चाहते हैं बिल्कुल करें, मगर एग्रीमेंट का मुझे पता ही नहीं है कि ये KMC की ज़मीन है। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये ज़मीन किसी को भी हैंड ओवर नहीं कर सकती बग़ैर अप्रूवल के काउंसिल के, बग़ैर पब्लिक ऑब्जेक्शन कॉल किए हुए। कोडल फॉर्मेलिटी होती है एक, KMC आपको हैंड ओवर करेगी, ये मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नंबर 1 KMC से करवाएं, मेयर इसका कस्टोडियन है। सिंध गवर्नमेंट ने एक 2013 के एक्ट में 74 सेक्शन में ये कहा है कि कोई भी फंक्शन वो काउंसिल का और बल्दिया का ले सकती है और दे सकती है। ये वो फंक्शन नहीं है, ये एसेट्स हैं, एसेट्स नहीं दे सकते आप किसी को। ये इल्लीगल नोटिफिकेशन है, इल्लीगल एग्रीमेंट है, इसमें KMC का जिक्र ही नहीं है कहीं। नंबर 2 जो एतराज़ आप बात कर रहे हो, इसमें एक शिक मौजूद है, हाउएवर फॉर फैसिलिटेशन ऑफ द जनरल पब्लिक स्मॉल फूड एंड कियोस्क एंड लिमिटेड इंटरटेनमेंट एरिया में बी सेट अप। सर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कराची को भी पाकिस्तान को भी, तो ये उंगली पकड़ाने वाली बात है। उसके बाद यहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट नज़र आते हैं आपको। आज मलिक रियाज साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तो बना बनू के निकल जाते। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक और शिक है कि प्रोविज़न छोड़ दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध बजट में पैसे रख सकती है इसकी डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद क्या क्या होता है? ये ट्रस्ट डेफिसिट है फॉर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, नॉट रियाज मलिक साहब, नो। तो अगर ये एग्रीमेंट से ये निकाल दी जाए शिक कमर्शलाइजेशन की और KMC के थ्रू करा जाए, काउंसिल से पास कराया जाए, ये मैं एग्री करता हूं इससे। मैं 10 दफ़ा आगे जाके करूंगा, मैं लाहौर जाके मलिक साहब के पास रिक्वेस्ट करूंगा लीड करें बाग को, मगर कोडल फॉर्मेलिटी पूरी कर लें। मतलब यानी कि आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी ना होने पर एतराज़ है ना, क्योंकि मलिक रियाज साहब की शख्सियत पर आपको एतराज़ नहीं, आप कह रहे हैं ये हैंड ओवर हो जाए उनको, इस बात पर भी आपको एतराज़ नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी हो। और जो बात आप कह रहे हैं कि कमर्शियल छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह का मामला ये ना हो किसी बड़ी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल, आप ये शिकें डलवा दें और ज़्यादा कहेंगे जी इसमें ये भी डाल दें, ये गारंटी ले लें, क्योंकि वो कह रहे हैं मलिक रियाज साहब के तमाम स्टेक होल्डर जब तक एक पेज पर नहीं होंगे मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। तो ये मामला तो उनसे तय कर लें, इससे जो आमदनी आएगी वो भी KMC को जाएगी, ये भी तय कर लें और बात आगे बढ़ाएं। इसमें क्या हर्ज? सही कह रहे हो शाहजेब आप, मगर ये KMC के अंदर हो, लोकल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये ज़मीन KMC की है और ना वो ये कर सकते हैं। 2013 में भी ये इनके पास पावर्स नहीं हैं एक्ट में। ये KMC करे, KMC काउंसिल पास करे इसको, क्या क्या बाउंड्रीज हो सकती हैं उसकी, बिल्कुल। और उसका अगर ऐसा है, अगर काउंसिल राजी होती है तो उसका इनकम जो है वो KMC को आए, यानी कि KMC को आए। तो आपको बुनियादी इस वक्त जो शक है वो मलिक रियाज साहब पर है कि वो मुनाफा ले जाएंगे कमर्शियल एक्टिविटी और ये सारा का सारा मामला करके सिंध हुकूमत से है कि वो KMC को कुछ नहीं देंगे और साजबाज करके सारा का सारा फ़ायदा कुछ ले जाएंगे। इस वक्त आपको मसला क्या है? कोई ट्रस्ट डेफिसिट है या आपको लगता है कि मलिक रियाज साहब की कराची को लेकर ऐसी कोई हिस्ट्री है, कचरा साफ किया है उन्होंने, ब्रिज बनाया उन्होंने, कोई ऐसी हिस्ट्री है जिसकी वजह से आपको इशू है? नहीं, मलिक रियाज साहब से कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। मलिक रियाज साहब से कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। मलिक रियाज साहब अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपके तवज्जुह से मलिक रियाज साहब मेरी हेल्प करें कचरा उठाने में। और बहुत सारे पार्क हैं, ये नहीं, मैं और बहुत सारे पार्क दूंगा, अस्पताल दूंगा, जिनको 8 सालों में पीपल्स पार्टी ने तबाह किया हुआ है। इस पार्क को भी पीपल्स पार्टी ने 8 सालों में तबाह किया। हमने ये शक्ल नहीं दी थी इनको, बहुत अच्छा पार्क बना के दिया था ये वाला, मगर इसका ख्याल नहीं रखा गया। और बहुत सारे पार्क हैं, अस्पताल हैं। मैं मलिक रियाज साहब को KMC के हॉस्पिटल भी देने को तैयार हूं, मगर एक तरीका है, प्रोसीजर अडॉप्ट करें पूरा कानूनी तौर पे। ये वडेरा बन के घर से औताक से बैठ के फैसले सादिर कर देना, एक लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी नोटिफिकेशन निकाल रहा है बगैर मुझसे पूछे, मुझे कॉन्फिडेंस में लिए, ऐसे थोड़ी होता है।
बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ये काम क्यों किया गया, वरना वो कह रहे हैं मैं तो और चीज़ें मलिक रियाज साहब को देने को तैयार हूँ। मामला बड़ा अहम है, ये बात भी वाज़ेह हो कि इस पार्क के आसपास बहरिया टाउन का बड़ा कारोबारी असासा है। बाग इब्न कासिम बहरिया आइकॉन टावर के साथ वाक़ है। यह आइकॉन टावर बहरिया टाउन की ज़ेर तामीर 60 मंजिला बिल्डिंग का मंसूबा है, जो तकमील के बाद पाकिस्तान की तवील तरीन इमारत होगी। सिंध हुकूमत और बहरिया टाउन कंपनी के दरमियान बाग इब्न कासिम पार्क से मुतालिक मुआहदे पर उठने वाले खदशात और जो अब वसीम अख्तर साहब बात कर रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं। मिनिस्टर बल्दियाती वजीर जाम खान शोरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोरो साहब बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कोई एतराज़ ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है, सिर्फ आपने ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया। अगर उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते, KMC को एतमाद में लेते, काउंसिल को उनकी एतमाद में लेते, लोकल गवर्नमेंट आई है उसे एतमाद में लेते, तो कोई ऐसा मसला ही नहीं था। ख्वामख्वाह आपने शोर मचवाया है। अगर प्राइवेट सेक्टर को देना ही था तो ड्यू प्रोसेस से जाते क्यों नहीं गए आप? अगर एक प्राइवेट पार्टी खुद अपने पैसों से फ्री ऑफ कास्ट फॉर द पब्लिक इसको अगर मेंटेन करना चाह रही है, लिख के दे रही है कि मैं इसको मेंटेन करूंगा, इसको जदीद तर्जों के ऊपर बनाऊंगा, कराची की फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा पार्क होगा, तो इसमें हर्ज किया है? इसमें अना का मसला क्यों बनाया जा रहा है? सिंध गवर्नमेंट प्रोमोशनल गवर्नमेंट इस लोकल गवर्नमेंट की गार्डियन होती है। सिंध गवर्नमेंट प्रोमोशनल गवर्नमेंट अगर ये काम कर रही है तो उसको रोका क्यों जा रहा है? मतलब अना का मसला तो आप बना रहे हैं ना, वो रोक तो नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि करें, ड्यू प्रोसेस से करें, और चीजें देनी है वो भी दे दें। अना का मसला तो आप बना रहे हैं कि आप ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे। KMC के अंडर अगर पार्क आता है तो उनकी काउंसिल से बात करें, मेयर से बात करें। आपने बताया भी नहीं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो अना का मसला तो आप बना रहे हैं। सही, हमारी अना को कुछ नहीं हो रहा था। ये काम एक दिन इससे स्टार्ट नहीं हुआ। बागे इब्ने कासिम का प्रपोजल कोई 6-7 माह से चल रहा था। बहरिया के आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने इसको पॉइंट आउट किया था। मैं आपको छोटा सा एक मिसाल दे दूं शादिब, कराची के 300 पार्क्स के ऊपर कब्जा था। रेंजर्स ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने वो पार्क्स के प्लाट तोड़े थे, आपने भी देखे होंगे। अगर मेयर साहब को इतराज होता तो उन पार्क्स के प्लाटों के ऊपर हुआ होता तो मैं भी समझता कि हाँ एक जायज एतराज है। कराची के बहुत से पार्क्स के प्लाट भेज दिए गए, अगर मेयर साहब को इतराज होता तो उन पार्कों के ऊपर होता। एक पॉजिटिव काम के ऊपर इतराज, एक पॉजिटिव काम है। और हम तो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए। सियालकोट में प्राइवेट सेक्टर ने एयरपोर्ट बना दिया है, अपनी सड़क वो खुद बना रहे हैं। कराची में भी प्राइवेट सेक्टर को और आगे आना चाहिए। मगर मसला ये है कि मलिक रियाज साहब एक अलग किस्म का प्राइवेट सेक्टर है। मलिक रियाज साहब की एक अलग किस्म की हिस्ट्री है। वो सियासतदानों से दोस्ती करते हैं, इसके बाद वो दावे भी करते हैं। वो सियासतदानों को लाहौर में बिलावल हाउस भी बना के दे देते हैं। वो सियासतदानों को हेलीकॉप्टर भी दे देते हैं, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी इस्तेमाल करके जलसों में जा रहे होते हैं। इमरान खान साहब भी उनका हेली इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाज़ भी इस्तेमाल करके भारत चले जाते हैं। इसके अलावा शरीफ बरादरान के भी वो बड़ा करीब हैं, तो जहाँ उन्हें बहरिया टाउन बनाना होता है फैसिलिटेट हो जाते हैं, बात आगे बढ़ जाती है। खुद दावा करते हैं कि मैं तो फाइलों को पहिए लगा देता हूं। तो एक आम बिजनेसमैन नहीं है मलिक रियाज साहब, एक अलग किस्म के बिजनेसमैन है। तो एक ऐसे बिजनेसमैन के तौर पर आप ये गारंटी देते हैं कि अवाम का क्या इंटरेस्ट है और मलिक रियाज साहब का क्या इंटरेस्ट है, इस सब का ख्याल रखेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखेगी पीपल्स पार्टी। देखिए, बहरिया टाउन में अगर बिलावल हाउस है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल हाउस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने या हमारी पार्टी ने खरीद किया है, मैं इस बात की तरदीद करता चलूँ, कोई बहरिया टाउन किसी ने डोनेट नहीं किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिल्कियत है। वो एक डेवलपर है, अगर उसके अंदर बहुत सारे घर हैं तो उस घर के ऊपर एतराज़ करना मेरे ख्याल जायज़ बात नहीं है। लाखों घर है, कराची में बहरिया टाउन बन रहा है तो बहुत सारे घर होंगे, उसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, बात यह है कि बहरिया टाउन अगर कोई अच्छा काम करने जा रहा है तो उस काम के ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो कहीं डिजास्टर में, कहीं फ्लड में, कहीं किसी भी जगह पे अपना कंट्रीब्यूशन करता है फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर, तो उसके ऊपर एतराज नहीं मलिक रियाज पे एतराज नहीं है उन्हें, बहरिया टाउन पर नहीं है वसीम अख्तर साहब को एतराज। वो तो कह रहे हैं उन पर भरोसा है, आप पर भरोसा नहीं है उन्हें। आप पर एतराज है उन्हें कि सिंध गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, इसमें कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। कमर्शियल एक्टिविटी जब शुरू हो जाएगी तो फिर पता नहीं कौन क्या होगा, कहाँ मामला जा रहे होंगे। फिर जरदारी साहब और मलिक रियाज साहब के भी आपस के जो ताल्लुकात हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटी है इसमें मसला है, इसके हवाले से गारंटी देना उनको। भरोसा उस पार्टी के ऊपर नहीं है जिसने एक पार्क के प्लाट के ऊपर कब्जा नहीं किया, जिसने कोई चाइना कटिंग नहीं की, कोई पार्क के प्लाट पे ऑफिस नहीं बनाई। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने लिख के दिया है कि ये 10 साल के लिए मैं पार्क मेंटेन करूंगा, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करूंगा, टीवी पे आके बोल रहा है। मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही कि ये कराची की डेवलपमेंट के ऊपर अगर इतना बड़ा पार्क कोई इंटरनेशनल लेवल का पार्क बनाना जा रहा है, लोगों के लिए बनाना जा रहा है, टीवी के ऊपर आके बोल रहा है कि फ्री ऑफ कास्ट होगा, पब्लिक के लिए होगा, कोई नहीं लगाऊंगा, इंटरनेशनल लेवल का बनाऊंगा।
मतलब मगर जो छोटे रेस्टोरेंट और अगर एक बाकायदा चेनें खुलती हैं वहां पर, उसका रेंट कहाँ जाएगा, किसको जाएगा, किसको नहीं जाएगा, केएमसी को जाएगा, किसी और को जाएगा, तो इस लेवल की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी जो किसी और को फायदा दे रही होगी, आप कह रहे हैं। यस, उसने बोला है टीवी पे आके, मैंने कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। उन्होंने बोला है ना, आप बोले ना, सिंध हुकूमत क्यों नहीं बोल रही है? मलिक रियाज साहब कह रहे नहीं होगी, आप बोले कि नहीं होगी? मैं बोल रहा हूं। बहुत शुक्रिया, जम खान शुरू साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये मामला किस सिमत जाएगा, वसीम अख्तर साहब तो कह रहे हैं और भी बहुत कुछ दे दें, मगर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। एतराज़ मलिक रियाज साहब पर नहीं है, सिंध हुकूमत पर है और उस पर भरोसा करने को हम तैयार नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मुझे खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। 46 साल हो गए बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात कभी भी मिसाली नहीं रहे, मगर कभी इतने कशीदा भी नहीं रहे। जब से उनके अलग होने के बाद मामला सेटल हुए थोड़े से, तो उसके बाद कभी इतने कशीदा नहीं रहे जितने अब हैं। 1971 में बांग्लादेश के क़याम के कुछ अरसे बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई, जो तकरीबन 2 दिहाइयों तक जारी रही, मगर ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे। अलबत्ता 2009 में बांग्लादेश में सियासी तब्दीली के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में खलीज आई और वक्त के साथ साथ ये खलीज बढ़ती गई और अब दोनों मुल्कों में सिफारती कशीदगी इंतहा पर है। बांग्लादेश की तरफ से मुसलसल इल्ज़ाम तराशियों और सिफारती बॉयकॉट के बाद अब पाकिस्तान ने भी जवाबी हिकमत अमली इख्तियार कर ली है। पाकिस्तान ने बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका में 1 अप्रैल से शुरू होने वाली बैनुल पार्लिमानी यूनियन असेंबली के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक के मुताबिक बांग्लादेश के मुतासिबाना रवैये की वजह से दुखी दिल से इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। पाकिस्तान मुसलसल बर्दाश्त और खैर सगाली का मुजाहरा कर रहा है, मगर बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानात और बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला जारी है। इन हालात में बांग्लादेश का दौरा करना बेसूद है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश ने 2016 में पाकिस्तान में सार्क पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस और विमेन पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की और फिर कुछ दिनों पहले होने वाली एशियाई पार्लिमानी असेंबली के इजलास में बांग्लादेशी वफ्द शरीक नहीं हुआ। गुज़िश्ता साल नवंबर में होने वाली सार्क सरबरा कॉन्फ्रेंस में भी भारत के बाद बांग्लादेश ने शिरकत से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से कॉन्फ्रेंस मुलतवी करना पड़ी। फरवरी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश को दौरे की दावत दी। जवाब में रवा माह के आगाज़ में पता चला कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत की जानिब से मंजूरी ना मिलने पर दौरे की दावत मुस्तरद कर दी है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 मरतबा बांग्लादेश का दौरा कर चुकी है, मगर बांग्लादेश के इनकार के बाद अब खबरें हैं कि PCB भी इस साल के आखिर में दौरा बांग्लादेश पर नजरसानी करेगा। तकरीबन 7 साल की सिफारती कशीदगी के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है। जब से बांग्लादेश बना है, पाकिस्तान पर 1971 में जंगी जराइम और कत्ल-ए-आम का इल्ज़ाम लगाता आया है खुद बांग्लादेश। पहले बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख मुजीब ने इब्तिदा में पाकिस्तान से मुआफ़ी का मुतालबा किया, मगर अचानक 1974 में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आई। शेख मुजीब ने पाकिस्तान में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बांग्लादेश को तस्लीम करने की इजाज़त दी। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में ही बांग्लादेश का दौरा किया और ताल्लुकात की बेहतरी किसी हद तक बाद में भी बरकरार रही। 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने बांग्लादेश का दौरा किया और 1971 की यादगार पर गए। जवाब में बांग्लादेशी सदर हुसैन मोहम्मद इशरत ने 1986 में पाकिस्तान का दौरा किया। फिर कुछ अरसे की खामोशी के बाद 1988 में बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद भी पाकिस्तान आई और जुलाई 2002 में उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ बांग्लादेश गए। उन्होंने 1971 की यादगार पर हाजिरी भी दी और इस दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई। परवेज़ मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान का कोई सदर या वज़ीर आज़म बांग्लादेश नहीं गया। मार्च 2006 में बांग्लादेश की वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया ने पाकिस्तान का दौरा किया और खालिदा ज़िया के बाद किसी बांग्लादेशी हुकूमती शख्सियत ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। 2009 में बांग्लादेश में हुकूमती तब्दीली ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में ऐसी खरीद डाली जो अब बहुत गहरी हो चुकी है। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत आई तो पाकिस्तान से मुआफ़ी का मुतालबा किया गया। बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी का यह बाकायदा तौर पर हिस्सा बन गया कि पाकिस्तान से 1971 के हवाले से मुआफ़ी का मुतालबा किया जाए। बांग्लादेश ने मुआफ़ी की ज़िद बरकरार रखी हुई है, जबकि पाकिस्तान माजी फरामोश करके आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार करता रहा है। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोशिश की गई। नवंबर 2012 को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर इस्लामाबाद में होने वाली D8 कॉन्फ्रेंस की दावत देने बांग्लादेश गई और बांग्लादेशी वज़ीर आज़म से मिली और उन्हें कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी। जवाब में शेख हसीना वाजिद ने मुतालबा किया कि पहले पाकिस्तान 1971 के मुबैना जंगी जराइम की मुआफ़ी मांगे।
जिस पर हिना रब्बानी खर ने उन्हें माजी फरामोश करके आगे बढ़ने का मशवरा दिया। मुलाकात के बाद बांग्लादेशी अखबारात ने खबर शाया की कि हसीना वाजिद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है, मगर अगले ही दिन उन्होंने बांग्लादेश ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। 2009 के बाद से बांग्लादेश पाकिस्तान से दूर और भारत के करीब जा रहा है। जून 2015 में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए। वहां उन्होंने बांग्लादेशी वजीर आजम से मिलकर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की। भारत की पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की कोशिश के हवाले से बात की। 1971 में जो कुछ हुआ उसमें बाकायदा तौर पर मोदी ने एतराफ़ किया कि भारत मुलव्विस था और उसके सिफारती तौर पर तनहा करने की कोशिश हुई। बांग्लादेश का किरदार इस हवाले से अहम रहा है। खित्ते में बांग्लादेश का भारत का करीबी इत्तेहादी समझा जाता है, इसलिए बांग्लादेश भारत की पॉलिसी की तकमील में अहम किरदार भी अदा करता रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में कशीदगी की एक बड़ी वजह 2010 में कायम किया गया ट्रिब्यूनल बना। बांग्लादेशी हुकूमत ने 40 साल बाद 1971 के मुबैना जंगी जराइम पर ट्रिब्यूनल बनाया। इस ट्रिब्यूनल ने 1971 में पाकिस्तान का साथ देने वालों का निशाना बनाया गया और इस जंगी ट्रिब्यूनल पर आलमी सतह पर एतराज़ उठाया गया और इसकी कार्रवाई को मुतनाज़ करार दिया गया। इस ट्रिब्यूनल के तहत 25 अफराद को मुजरिम करार दिया गया और पाकिस्तान ने इन सज़ाओं पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वज़ारत दाखिला ने मज़म्मत की, वज़ारत ख़ारजा ने मज़म्मत की और दिसंबर 2013 में कौमी असम्बली में बांग्लादेश के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर की गई। जवाब में बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा ने ढाका में पाकिस्तानी सिफारतकार को तलब करके एहतजाज किया और कहा कि फांसियाँ बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। इस करारदाद पर बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का भी सख्त रद्द-ए-अमल आया। इसके बाद सिफारती जो खिंचाव है वो बढ़ता चला गया और फरवरी 2015 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर वतन वापस भेज दिया और मजहर खान पर दहशतगर्दों से रवाबित और भारतीय करेंसी के गैर कानूनी कारोबार का इल्ज़ाम लगाया। और फिर सिफारती कशीदगी उस वक्त उरूज पर पहुंची जब दिसंबर 2015 को बांग्लादेशी हुक्काम ने एक बार फिर पाकिस्तानी खातून सिफारतकार पर जासूसी और दहशतगर्दों की माली मुआवनत का इल्ज़ाम लगाया, मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। जवाब में पाकिस्तान ने बांग्लादेशी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। 2006 के बाद से यानी 11 साल से किसी बांग्लादेशी हुकूमती ओहदेदार ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया और 2002 के बाद से जैसा कि हम बता रहे हैं कोई पाकिस्तानी शख्सियत बांग्लादेश उस तरीके से नहीं गई। 2012 में जब गई हिना रब्बानी खर साहिबा तो उसके बाद कोई मामलात आगे नहीं बढ़े। हेड ऑफ स्टेट कोई 2002 के बाद नहीं गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त गए थे। सरताज अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर खारजा वज़ीर आज़म बराए खारजा उमूर। सरताज साहब बहुत शुक्रिया। सब बांग्लादेश का सख्त मौक़िफ़ रहा है पाकिस्तान के हवाले से, मगर पाकिस्तान ने जवाब दिया नहीं इस तरीके से। अफ़गानिस्तान भी शदीद तनकीद करता रहा माजी में पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के रियासती किरदार पर बहुत ज़्यादा तनकीद करता रहा दहशतगर्दी के हवाले से, मगर पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम आगे से नहीं लगाया। ये अचानक आपकी हुकूमत की पॉलिसी में तब्दीली है, अफगानिस्तान को भी भरपूर जवाब दे रहे हैं, बांग्लादेश को भी टिट फॉर टैट कर रहे हैं। ये क्या भारत की कामयाबी नहीं होगी कि वो हमारे जो रीजनल इत्तेहादी हैं या इत्तेहादी नहीं भी हैं तो उन्हें दूर करना चाहता है, पाकिस्तान को रीजन में आइसोलेट करना चाहता है और आप एग्जैक्टली बांग्लादेश के खिलाफ भी वज़रा बयान देते नजर आते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश में भी ये वफ्द नहीं जा रहा। ये भारत की कामयाबी नहीं होगी? नहीं, मेरे ख्याल है ये नतीजा निकालना ठीक नहीं है। इसमें जो ये फैसला है कि IPU की जो इस्तीफा ढाके में 136वीं मीटिंग असेंबली इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की होने जा रही थी 1 अप्रैल से, ये फैसला स्पीकर साहब ने किया है चेयरमैन सेनेट के मशवरे से, क्योंकि 10 मेंबर डेलीगेशन जा रहा था और उन्होंने ये फैसला किया। और इस सिलसिले में जो बुनियादी बातें हैं उनकी स्टेटमेंट में उनको गौर करना ज़रूरी है कि ताल्लुकात को बेहतर करने में सिर्फ हुकूमत ने कोशिश नहीं की कि वहाँ के लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, बल्कि पार्लियामेंट ने भी कोशिश की और 2014 में उनका जो कैंडिडेट था कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री यूनियन का उनको सपोर्ट किया डॉक्टर शर्मीन चौधरी, और वो इलेक्ट हुए सिर्फ 4 वोटों से और उसमें 10 वोट पाकिस्तान के थे। इसके बाद एक और इलेक्शन हुआ था, वो भी इस्लामिक कंट्री की जो पार्लियामेंट्री यूनियन थी उसमें भी पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन उसके मुकाबले में उनके स्पीकर कभी यहाँ नहीं आया। उन्होंने कई दफ़ा इन्विटेशन दिया और उन्होंने कई दफ़ा 3 कम अज़ कम इवेंट ऐसे थे, एक वुमेन इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस थी, एक यूथ पार्लियामेंटेरियन सार्क की थी, और उसमें हमारे स्पीकर ने इन्विटेशन भेजी, वो नहीं आए। तो ये बैकग्राउंड था जिसमें जो मजीद इस वक्त वहाँ से एंटी गवर्नमेंट बयानात बहुत तेज़ी से आए। तो ये बैलेंस शीट जो पार्लियामेंट की अपनी थी कि हमने उनके साथ कोशिश की है मुस्तकिल तावन करने की, और उनके स्पीकर ने या उनके पार्लियामेंट ने हमारे यहाँ आना गवारा नहीं किया, तो ये बात
सामने आई। तो इसलिए जो उनका फिक्र है बहुत अहम कि इन हालात में जाना विल नॉट सर्व द पर्पस। तो ये, और उन्होंने कहा ये बड़ा अनप्लेजेंट डिसीजन है और जिसमें कंटिन्यूड प्रोपेगेंडा जो है मिलिशियस और अनफ्रेंडली एटीट्यूड, ये काफ़ी अफसोसनाक है। साथ ही उन्होंने नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया और पार्लियामेंट और लोगों के लिए। मुझे साथ में ये बताइएगा, ये शेख हसीना वाजिद साहिबा जब से वज़ीर आज़म बनी है तब से ज़ाहिर मामला ख़राब हैं, उनका रवैया ठीक नहीं है पाकिस्तान के हवाले से, मगर उसके बावजूद मैं जानना चाह रहा हूँ कि 2012 में हिना रब्बानी खर साहिबा गई उन्हें बुलाने, नहीं आई वो, उसके बावजूद साबिका हुकूमत ने कोई इस किस्म का स्टांस नहीं रखा और वो बयानात देती रही हैं मगर नहीं किया। आपकी हुकूमत में आके जब ये पॉलिसी अपनाई गई है तो अचानक इतना एक्सट्रीम रवैया क्यों है? अफगानिस्तान के हवाले से भी जो माजी के बरक्स है वो तो बोलते रहे, मगर पाकिस्तान का रवैया मुसलसल इंगेजमेंट का रहा था, अचानक इतना एक्सट्रीम रवैया क्यों है? ये माजी में भी ऐसा ही रहा इनका रवैया तुम्हारे साथ? नहीं, अब देखें ना, इंटेंसिफाई हुआ है और इसमें हमें कम से कम हम ये कोई स्टाइल बात तो नहीं है, सिर्फ ये है कि हम वहाँ शिरकत नहीं कर रहे। ये तो एक जेस्चर है। मेरा ख्याल है ये सिग्नल जाना चाहिए कि वो ये वन साइडेड नहीं है कि वो जो मर्जी करे। और इसमें जाहिर है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि वो अपने जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, उसके लिए इस ताल्लुक को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जो नेगेटिव कनोटेशंस हैं। और ये बात जो है मोदी साहब भी कर रहे हैं इंडिया में और बांग्लादेश में भी हो रही है। तो इसमें जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात होते हैं एक मुल्क के दूसरे के साथ, उसमें जो डोमेस्टिक कंसिडरेशन है किसी हद तक तो आएंगी, लेकिन उसको होस्टेज नहीं बनना चाहिए। मगर अगर ये भारत के कहने पर कर रही हैं तो जो भारत के हवाले से पॉलिसी नहीं आते पाकिस्तान में, उसके बावजूद सार्क में नहीं आए, आप चले गए जब वो वहाँ पर इजलास हो रहा था, वो क्रिकेट नहीं खेलते, हम फिर भी चाहते हैं क्रिकेट खेले। और अच्छी बात है कि हम इंगेजमेंट की बात करते हैं, दुनिया को पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि मामलात आगे बढ़े, पाकिस्तान अमन चाहता है, इंगेज करना चाहता है। आप गए, भारत का रवैया अच्छा नहीं था तो रशिया ने, दूसरे ममालिक ने उन्हीं को कंडेम किया कि ये फोरम नहीं है इस किस्म की बातें करने का जो आपकी मौजूदगी में हुआ और अशरफ गनी साहब ने किया। तो जब भारत के साथ नहीं है मामला, तो भारत के कहने पर अगर कर रहा है और भारत के करीब जा रहा है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ ये मामला क्यों किया है आपने फिर? उनके भी अब देखें ना, उनके साथ भी हमने बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिटेड फाइट एक्ट नहीं कहना चाहिए, मेजर्ड रिस्पॉन्स होना चाहिए। और उसमें जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे जो भी आपने ये किया वो किया। आपकी पॉलिसी एक उसूली पॉलिसी होनी चाहिए और उसूल पे जो कदम मुस्बत है या नेगेटिव है, दोनों उस पर रखने चाहिए और उसके मुताबिक अगर आप फैसला करें। और इस वक्त दुनिया ने हमारे इंडिया के साथ जो रवैया उसको अप्रिशिएट किया है और कहा है कि पाकिस्तान का जो बेसिक मुतालबा है कि दो ममालिक में मुश्किलात हों, इख्तलाफात हों, तो डायलॉग की जरूरत है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे जो मौक़िफ़ है और जो हमारा रवैया है, पॉलिसी है हिंदुस्तान के बारे में, उसको पजीराई मिल रही है बैन अवी सतह पर। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सरताज अजीज साहब मौजूद थे। हिना रब्बानी घर साहिबा से पूछ 2012 में बतौर मुशीर खारजा खुद गई थी मनाने के लिए, बुलाने के लिए, मगर शेख हसीना वाजिद साहिबा उस वक्त भी नहीं आई थी। क्या पाकिस्तान का रवैया दुरुस्त है? क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने यह नहीं किया था कि फिर इसी तरीके से उन्हें कन्फ्रंट करते। हिना रब्बानी घर साहिबा बहुत शुक्रिया। आप जैसा कि माजी की बात कर रहे हैं, आपसे भी इन्होंने कहा था कि माफ़ी मांगे, आपने कहा माजी को बुला के आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं आई, उसके बावजूद पॉलिसी ऐसी नहीं थी। अब हुकूमत ने फाइनली कह रहे हैं कि जी बहुत हो गया उनकी तरफ से, तो इसलिए बॉयकॉट किया जा रहा है। ये टिट फॉर टैट कह लीजिए, वो कह रहे हैं कि नहीं टिट फॉर टैट नहीं है, ये वाहिद मुल्क था जहां पर इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, पहले अफगानिस्तान के खिलाफ भी नहीं करते थे। दुरुस्त पॉलिसी है शेख हसीना वाजिद के रवैये की वजह से आपके ख्याल में? मैं बार बार ये कहती रही हूँ, इस हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो एक ही लफ्ज़ जहन में आता है और वो है रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी या रिएक्टिव डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट। और वो इसलिए क्योंकि इस हुकूमत की अपनी कोई वो राह रास्त या सही सिमत बनाने के बजाय या विजन बनाने के बजाय या पॉलिसी बनाने के बजाय, वो एक एक करके जो मुल्क उनको जिस तरह ट्रीट करता है या जिस तरह की स्टेटमेंट करता है, वो उसके ऊपर रिएक्ट करके उनको बिल्कुल उसी तरह, जिसको हम टिट फॉर टैट कहते हैं, जवाब दे देता है। मैंने जब ये खबर आज सुबह अखबार में पढ़ी तो मुझे एग्जैक्टली जो आपने 2012 की रेफरेंस दी, मुझे वो याद आया। हमें भी उस वक्त पता था कि देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश पाकिस्तान के DH समिट में, जिसमें प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद, प्रेसिडेंट एर्दोगन, मुर्सी साहब ने आना था, वो आखिरी मोमेंट पर नहीं आ सके, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, तमाम लोग यहाँ पे आए और सिर्फ हमें पता था कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर वाज हेजिटेंट
मैंने एज फॉरेन मिनिस्टर ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब की उनकी कंसल्टेशन के साथ एक दिन का ट्रिप लिया बांग्लादेश, ढाका गए, उनको कहा कि जी हमारी नज़र में आप हमारे लिए बहुत अहम हैं, D8 का समिट भी बहुत अहमियत है, अगर हम खुद इस पे नहीं जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें फिर आगे सवाल कैसे होंगी। और उन्होंने उस वक्त मुझे फुल अश्योरेंस दिया कि आप खुद मेरे पास चल के आएंगे, हम ज़रूर आएंगे। वो फिर भी नहीं आए, तो क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत में कोई कमी आई? मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने खुद क्या ये बार बार नहीं कहा कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने इको का समिट अटेंड करके एक बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि अपने आप को नुकसान पहुंचाया। तो ये जो मुसलसल उनकी तरफ से मामला है, नहीं आते किसी भी तकरीब में, और ये पार्लियामेंट का वो कह रहे हैं कि डिसीजन है स्पीकर साहब का, वो आइसोलेट करने वाली जो बात है, आप कह रही हैं कि फिर भी कंटिन्यूसली पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए। शेख हसीना वाजिद साहिबा कुछ भी करें जो 7 साल से कर रही हैं। देखिए, मेरा नज़र में शेख हसीना साहिबा एक बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, पाकिस्तान के सिर्फ उस पर नहीं, वो उन्होंने जिस तरह करके एक रीजनल अपने आप में एनिमोसिटी पैदा करना और एक मुल्क को पोर्ट्रे करना, हमारा यकीनन उनके साथ एक तल्ख माजी रहा है, लेकिन उस माजी को आप फ्यूचर डायरेक्शन, माजी कहते हैं ना हिस्ट्री से लेसन्स लर्न करने चाहिए, लेकिन हिस्ट्री के लेसन को रिपीट नहीं करना चाहिए। वो तलखियां भुला के हमें आगे की तरफ, फ्यूचर को एक रीजन में को एग्जिस्टेंस की तरफ देखना चाहिए। वो ये नहीं कर रही, वो एक गलती कर रही हैं। हमें उनकी गलती को दिखाना है अगर पूरी दुनिया को, तो हमें उनकी तरह तो नहीं बनना, हमें ये दिखाना है कि जी पाकिस्तान उनके साथ एंगेजमेंट करता रहेगा। पाकिस्तान की जाते पार्लियामेंट, आपके ख्याल से मेरे लिए फॉरेन मिनिस्टर वहां जाना आसान था? आपके ख्याल से मुझे नहीं मुश्किल सवालात का जवाब देने पड़े, एक हॉस्टाइल मीडिया को फेस करना पड़ा, लेकिन क्या उसमें मेरी या मेरे मुल्क की तो कोई बेइज्जती नहीं होती? बेइज्जती उसकी होती है जो हॉस्टिलिटी की तरफ जाता है। मेरे नज़र में हमें हमेशा एंगेजमेंट विद आवर रीजनल पार्टनर्स, रीजनल में हमने एंगेजमेंट का जो दरवाज़ा है वो कभी भी नहीं बंद करना। अगर लोग इसके ऊपर हमारे शट करते भी रहे तो हमने दिखाना है कि जी हम पाकिस्तान को की रीजनल इंटीग्रेशन में बिलीव करते हैं, हम रीजनल पीस में बिलीव करते हैं, हम पीस का गहवारा बनना चाहते हैं बजाय इसके कि टेररिज्म के एक्सप्लेनेशन देते रहें। तो हमारी रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए, जो इस हुकूमत ने ऑब्वियसली नहीं दिखाई। बहुत शुक्रिया बानी खान साहब। तनकीद कर रही थी कि रिएक्टिव पॉलिसी है हुकूमत की जो कि नहीं होनी चाहिए रीजनल पार्टनर्स के साथ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। फाइनली इमरान खान साहब ने बहुत सारे दावे किए, कहा करते थे मेट्रो बननी नहीं चाहिए ऐसे मुल्क में जहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ के दूसरे मसाइल हैं, फिर कहा कि बनाएंगे तो 17 अरब में बना देंगे, बनाने जा रहे हैं मगर 57 अरब रुपये में। ये क्या हो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान मुसलसल नून लीग पर तनकीद करते रहे हैं कि वो मेगा प्रोजेक्ट्स बनाती है, खूब गरजते बरसते रहे हैं और ये कहते रहे हैं, एक वक्त में ये कहते रहे कि ये जंगला बस बनाना, मेट्रो बनाना गलत है क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं। हेल्थ एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें, हमारी तरजीहात ये हैं, हम यही काम करेंगे। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि अब हम मेट्रो बनाने जा रहे हैं मगर हम ये साबित करके दिखाएंगे कि इन्होंने बड़ी महंगी बनाई है और हम सस्ती बनाएंगे। खुद ट्वीट्स इमरान खान साहब के मौजूद हैं अब से 6 माह पहले तक के, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने बनाई 27 किलोमीटर 44 अरब रुपए में, हम बनाएंगे 27 किलोमीटर पेशावर में महज 17 अरब रुपए में। मगर ऐसा होने नहीं जा रहा। अब पेशावर में भी मेट्रो बस बनाई जा रही है और मेट्रो बस का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, मगर ये बनेगा 57 अरब रुपए में, यानी जितने में बनी लाहौर का मेट्रो बस प्रोजेक्ट, जितने में बना रावलपिंडी का मेट्रो बस प्रोजेक्ट, जितने में बना मुल्तान का मेट्रो बस प्रोजेक्ट, इन सब से महंगा होगा पेशावर का मेट्रो बस प्रोजेक्ट। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले खान साहब कहते थे ये बनना ही नहीं चाहिए, फिर इस बात का इदराक हुआ कि बनना चाहिए, फिर दूसरों से महंगा क्यों बनाया जा रहा है, अचानक इसमें क्यों इजाफा हुआ है? कुछ वजूहात आज परवेज खटक साहब की तरफ से भी बताई गई, क्या कह रहे थे जरा सुनिए। मैं फेडरल गवर्नमेंट से पूछता हूं कि हमारा तो 2 साल इन्होंने ज़ाया किया। हमने इनको रिक्वेस्ट की, जो यहाँ पर ट्रैक है, रेल ट्रैक जो बिल्कुल फारिग पड़ा हुआ था, हमने इनको उस वक्त रिक्वेस्ट की थी कि हमें वहाँ एरिया है, हमें उसमें जगह दे दें ताकि हम इधर से ये रूट ले जाएं, सस्ता भी पड़ जाएगा और किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। लेकिन 2 साल बातें करते करते वो इनकारी हो गए, तो उस वजह से ये डिले हुआ। गुज़िश्ता रोज़ अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पेशावर मेट्रो प्रोजेक्ट से मुतालिक एक खबर शाया हुई और खबर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सीनियर एहलकार ने लागत में इजाफे की जो वजूहात बताई वो हैरान कुन हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एहलकार का कहना था कि मेट्रो मंसूबे की इब्तिदाई डिज़ाइन में इस बात ही का ख्याल नहीं रखा गया कि मंसूबे की तकमील के दौरान ट्रैफिक का निज़ाम किस तरह बहाल रखा जाएगा।
पिशावर मेट्रो मंसूबे के इब्तिदाई डिजाइन पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए, इसके बावजूद तकनीकी खराबियां दूर नहीं की गई। डिजाइन दोबारा बनाने पर सूबाई हुकूमत को फिर कसीर सरमाया खर्च करना पड़ा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक मंसूबे के नक्शे में गलतियों के जिम्मेदार 2 स्टेक होल्डर्स खैबर पख्तूनख्वा वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मंसूबे की लागत बढ़ने की वजह रूट में सुनहरी मस्जिद की शमूलियत, इदाराती अखराजात, आबादकारी के अखराजात, जगह की तब्दीली, फाइनेंस चार्जेस और स्क्रैपिंग चार्जेस शामिल हैं। अब ये सब तो वैसे भी होना था, इसके चार्जेस क्या शामिल नहीं किए गए थे? लागत में इजाफा हुआ क्यों? परवेज खटक साहब ने आज ये भी बताया कि ये एक अलग किस्म का प्रोजेक्ट होगा, इसमें बसें 450 होंगी, रूट्स ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। इसके अलावा एक अलग ट्रैक साइकिल के लिए बनाया जाएगा जिससे आमदनी होगी। एक पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा जिस पर भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा मगर उससे आमदनी होगी। इसलिए वो कह रहे थे कि जो पिशावर का मेट्रो बस प्रोजेक्ट होगा उसमें हम ये लॉस में नहीं चलेगा, नुकसान में नहीं चलेगा। पंजाब की तरह हम सब्सिडी नहीं देंगे बल्कि ये खुद कमाएगा, खुद अपने पैसे पूरे करेगा। इमरान खान सूबाई हुक्काम ने बताया था कि मेट्रो बस प्रोजेक्ट पर 14 अरब रुपए खर्च होंगे, लेकिन जब मंसूबे की फिजिबिलिटी पर काम किया गया तो अंदाजा हुआ कि इस रकम में मंसूबे की तकमील मुमकिन नहीं, बल्कि इसके लिए कम से कम 40 अरब रुपए की जरूरत है। फिर ये 40 अरब रुपए का अमाउंट 57 अरब रुपए हो गया। पिछले ही दिनों मुश्ताक गनी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, वो क्या कहते थे? लाहौर का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है 27 किलोमीटर 30 अरब रुपए का है, हुकूमत कहती है। रावलपिंडी 23 किलोमीटर 44 अरब रुपए का है, 1.8 बिलियन पर किलोमीटर बनता है। मेट्रो बस का प्रोजेक्ट 18 किलोमीटर है मुल्तान का और 29 अरब रुपए का है, मगर आप कह रहे हैं कि आपका 1.06 अरब रुपए में होगा और काफ़ी सस्ता होगा इन प्रोजेक्ट से। मैंने जो कंपैरिजन दिया है आपको उनके सिविल वर्क का कंपैरिजन दिया है और अपना भी सिविल वर्क का कंपैरिजन दे रहा हूँ कि वो इसी हद तक रहे हैं। उन्होंने वो चीज़ें बनाई नहीं है जो कि हम ज़्यादा बना रहे हैं। इस पर एडिशनल चीज़ें अगर हम ना बनाएं तो इसी रूट पे ऊपर हम बसें चलाना शुरू कर दें तो दैन हमारी यही कास्ट है 1.68 बिलियन। मगर इस वक्त तक भी 57 अरब रुपए की बात नहीं की गई थी और ये ज़्यादा पुराना इंटरव्यू नहीं है, अब से 1 महीने के अंदर की बात है। फिर ये अचानक इतना बड़ा अमाउंट में इजाफा हो गया। परवेज खटक साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज खटक साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो खान साहब मेट्रो बस को जंगला बस कहते थे, इस पर यकीन ही नहीं रखते थे। फिर जब यकीन आया तो कहा कि उन्होंने बनाई थी 45 अरब रुपये में, भी 6 माह पहले ट्वीट किया हम बनाएंगे महज 17 अरब रुपये में। अब ये पहले तो 40 अरब रुपये हुआ, फिर बन गए 57 अरब रुपये, कहाँ से बढ़ गए 20 अरब रुपये? ये सब कैसे हुआ, कैसे बढ़ गया ये सारा का सारा मामला? और खान साहब तो कुछ और कहा करते थे। नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं। खान साहब ने किसी से प्रोजेक्ट नहीं कहा कि नहीं बनना चाहिए। खान साहब यही कहते हैं ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाते हैं, अपने कमीशन के लिए लाते हैं। अगर आप पिंडी का प्रोजेक्ट देखिए, बगैर तैयारी के इन्होंने इसी तरह टेंडर कर दिया, कोई हिसाब नहीं था। किसने कहा कि 20 अरब के, 18 अरब के, 9 अरब के? ना PC1 बना, ना फिजिबिलिटी बनी, ना कोई ऐसी बात है। ये जो मेन रूट है वो हम 32 बिलियन में बना रहे हैं और उसकी फिगर्स मैंने आज प्रेस को सारी दे दी कि पंजाब कितने में बना रहे हैं, हम कितने में बना रहे हैं। हमने कोई चीज़ छुपाई नहीं। उस पर जो तनख्वाहें हैं वो भी डाली हैं, उसके खर्चे वो भी डाले हैं, बसेस की कीमतें भी डाले। वहाँ पर 100 बसें चल रही है, हमारे पास 450 होंगी जो बाकी 50 किलोमीटर पे चलेंगी। सर आपने कहा कि PC1 बना नहीं था, किसने कह दिया कितने में बनेगा, इतने में बनेगा? इमरान खान साहब ने कहा 17 अरब रुपए में बनेगा, तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ऐसे ही कह दिया कि 17 अरब रुपए में बनेगा? हुकूमत ने ना PC1 बनाया था, ना फिजिबिलिटी बनाई थी, ना इमरान खान को बताया था, खान साहब ने खुद ने कह दिया या किसी हुकूमत में किसी ने बताया था? कि कैसे कह दिया उन्होंने? नहीं, वो मैं बताऊं, इस तरह था कि पहले 2 साल में हम यहाँ पर रेलवे ट्रैक है जो अबैंडन पड़ा हुआ है। हमने फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि ये हमें इजाजत दें कि हम इस ट्रैक पर बस चला दें। उसका हिसाब था उस वक्त, लेकिन कैलकुलेशन किसी ने नहीं की थी और उस वक्त जो हमने कैलकुलेशन की थी वो 10, 11, 12 अरब, लेकिन रफ सी बात थी। अब एक्चुअल ऑन ग्राउंड अभी मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ एक एक चीज़ का हिसाब करें तो हमारा प्रोजेक्ट उनसे 20-30% कम होगा। हम उनके 3 साल के बाद बना रहे हैं, कोई 5 साल पहले बना, तो उसके कॉस्ट एक्सकेलेशन भी देख लें, फिर भी हम उनसे कम है। मतलब पिंडी अब से कुछ अर्सा पहले बनाना तो उसमें 35 अरब रुपए में बना है, आप 33 अरब रुपए का बना रहे हैं। मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के और उसके मामले की बात कर रहा हूं, तो क्या फ़र्क है? और वो कहते हैं हमने इतना एलिवेटेड बनाया है पिंडी से लेके पूरा का पूरा मामला, तो फैज़ाबाद से लेके, तो अब क्या फिर फ़र्क है? कोई बड़ा फ़र्क तो नहीं है? तो हमारा 32 है, उनका 35 है। उनका अब जरा हिसाब ले लें, वो तो छुपाया हुआ है उन्होंने।
मतलब अब छुपाया वाला मामला तो पंजाब में आपकी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, ये सारा का सारा मामला रखे ना आवाम के सामने कि क्या छुपाया है, क्या नहीं छुपाया, क्या झूठ है, क्या सच है। खान साहब एक अरसे से तनकीद करते रहे बगैर कोई एविडेंस दिखाए। अब आप इसमें एक और बात कह रहे हैं कि आप सब्सिडी नहीं देंगे ये, और सस्ता किराया भी होगा और हुकूमत खसारा भी नहीं करेगी, सब्सिडी भी नहीं देगी जैसा कि पंजाब हुकूमत देती है। और आप वजह ये बता रहे हैं कि एक साइकिल का ट्रैक बना रहे हैं, साइकिल का बाकायदा तौर पर साइकिल भी मुहैया करेंगे, एक जगह से एंट्री होगी, अगली जगह से एग्जिट साइकिल वापस जमा कराएंगे और उसके पैसे चार्ज होंगे। एक पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं, यानी कि कोई गाड़ी में आएगा, गाड़ी अपनी पार्क करेगा, फिर मेट्रो इस्तेमाल करेगा, वापस आएगा, गाड़ी ले जाएगा, उसके भी पैसे होंगे। सब ये आपकी कैलकुलेशन है, ये रियलिस्टिक है कि सस्ता टिकट और इन चीज़ों से कमा के आप खसारा नहीं कर रहे होंगे, आप कमिट कर रहे हैं इतनी बड़ी बात, बाद में ये बात भी आपके आड़े ना आ जाए, आपकी कैलकुलेशन है? हमारे देखिए, हम नहीं बना रहे, एशियन बैंक का कंसल्टेंट्स है वो बना रहे हैं, ये को हम नहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं। एशियन बैंक जब लोन देता है वो A to Z सब कुछ चीजें देखता है, हालात को देखता है, उसके मुताबिक उनकी कैलकुलेशन है मेरी का। और फिर यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं लाहौर और इस्लामाबाद का देखिए, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है। हमारे जो यहाँ कैलकुलेशन है ये को 5 लाख पैसेंजर ट्रैवल करेंगे इस पे। मतलब मगर साथ में ये बताए ना कि खान साहब तो कहते थे कि हेल्थ और एजुकेशन की प्रेफरेंस होनी चाहिए। ज़ाहिर है आपको भी कहते होंगे जब आप वज़ीर आलत है और आप कुछ चीज़ बनाना चाहते होंगे। अली फैलान और दूसरी पिल्डैत जिनकी भी रिपोर्ट्स हैं, आपने वाकई एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म किया है, मगर अभी तक पंजाब से तो पीछे हैं आप परफॉर्मेंस में, एजुकेशन के मामले में। तो उसके बावजूद जब आप ये बनाने जा रहे हैं तो कुछ लेट नहीं हो गए आप? फिर पहले साल में बना लेना चाहिए था, जब बनाना था ये सारा का सारा मामला करना था पहले साल में या दूसरे साल में बना लेते? बात सुने, एजुकेशन का अलग है, ये एक लोन पे हम बना रहे हैं एशियन बैंक के, जो हमारे अपने फंड है, हम इसमें इस वक्त हम 30% जो है हमारा एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, 20% तक 50% एजुकेशन हेल्थ पे हमारा खर्च हो रहा है। वो तो हमारी प्रायोरिटी है। वो डिफरेंस किसी वक्त आप विजिट देखें, हमारे स्कूल देखें, हमारे पास 30,000 स्कूल थे, 30,000 में को 20-22,000 स्कूल पे काम शुरू है। और ये किसने खराब छोड़ा? हमने तो नहीं खराब किए थे। अगेन आपकी लॉजिक पर अगर आप ये कह रहे हैं कि हम लोन पे बना रहे हैं ना कि बना रहे हैं, तो फिर पहले साल में बना लेते लोन लेके, अगर लोन पे बना रहे थे। और आप कह रहे हैं कि आपकी जो तरजीहात है वो नहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही, जो कि खान साहब बताते रहे कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे इसलिए हम नहीं बना रहे और ये जंगला बस, तो पहले साल में बना लेते अगर लोन में बना रहे थे। किस चीज के लोन? इसलिए कि 2 साल तो वफाकी हुकूमत ने हमारा वक्त ज़ाया किया कि उन्होंने कहा कि देते हैं नहीं देते हैं, देते नहीं थे। फिर लोन लेना कोई गप तो नहीं होती। फेडरल गवर्नमेंट की मदद तो मुझे नहीं कर रही। मगर आप ये कह रहे हैं कि 2 साल ये फेडरल हुकूमत आपका वक्त ज़ाया कर रही थी। 2 साल से आप कोशिश कर रहे थे कि फिजिबिलिटी बन जाए, लोन का अप्रूवल हो जाए, जो सोवरेन गारंटी होती है जो फेडरल हुकूमत देती है वो आपको मिल जाए। तो जहां खान साहब मुसलसल इसे जंगला बस कह रहे थे ये नहीं बननी चाहिए और इसका बनना ही गलत है, उसी दौरान आप फिजिबिलिटी भी बना रहे थे, लोन के लिए अप्रूवल भी लेने की कोशिश कर रहे थे और ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर फेडरल गवर्नमेंट आपको गारंटी नहीं दे रही थी। नहीं, वो गारंटी की कोई बात ही नहीं। हमें उनकी क्या गारंटी? क्या हमारे सुबह मुझे अपना हक लेना आता है, गारंटी वो तो देना पड़ेगा उनको, ये कोई बात नहीं। हम रिपे हम करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, मुझे कोई वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ 2 साल उसमें ज़ाया हो गए, 1.5 साल 2 साल हमें 1.5 साल हमें लोन में करने में लगा। फिर इसका पूरा फिजिबिलिटी बनाना, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज बना रहे हैं, कोई ये तो नहीं है कागज तैयार नहीं है और शुरू कर दो, इस तरह नहीं होता काम। हमने प्रोजेक्ट को फिजिबल बनाया तभी लोन मिला। अच्छी बात है कि आप इसको फिजिबल भी बनाएं और इसको डिलीवर भी करें, पेशावर के आवाम के लिए अच्छी बात होगी। देर आए दुरुस्त आए, मगर आप कह रहे हैं अगर कर्ज से बनाना एक चीज़ जायज़ होती है तो फिर ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट भी वो कर्ज से ही तो बना रहे हैं, फिर उस पर आप क्यों कहते हैं कि जी तरजीहात का मसला है और ये मसला है वो मसला है, वो भी तो कर्ज से ही बन रहा है फिर ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट, फिर उसको क्यों एतराज़ कर रहे हैं? तो ये ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं हम भी एक ग्रेटर पेशावर ट्रेन का प्रोग्राम हमारा, हम 4 जिलों को इसमें अटैच कर रहे हैं और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और लाखों लोग उस पर ट्रैवल करेंगे। ऑरेंज ट्रेन ये पहले कहते हैं हम बना रहे थे, झूठ बोल रहे थे, फिर उन्होंने कहा ये फिर बाद में सीपैक में डाल दिया। मतलब सीपैक में था या नहीं था, कर्ज था तो कर्ज तो था ना, तो अगर वो जायज़ है आपके लिए तो फिर वो उनके लिए भी जायज़ है। उस पर एतराज़ हम भी करते, मीडिया भी करते हैं, बट आपका बड़ा बुनियादी एतराज़ है, तो फिर जायज़ है अगर आप पे जायज़ है। जो चीज़ होगी अब हम देखेंगे ये चीज़ है, वो हम कंपैरिजन ये करेंगे कि लोगों को फायदा पहुंच रहा है और सब चीजें कंपेयर हो सकती है। मैं उसकी आपकी कॉपी भी भेज दूंगा, मैंने आज सब प्रेस को दी है, आपको भी भेज देंगे कि उसमें क्या क्या हो रहा है और उनमें क्या और इसमें क्या, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कंपैरिजन हमने किया हुआ कि दोनों में फर्क क्या है। बहुत शुक्रिया, परवेज खटक हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं कंपैरिजन कीजिएगा, फिर देखिएगा कि हम डिलीवर भी करेंगे, सब्सिडी भी नहीं देंगे, लॉस में भी नहीं चलाएंगे और बेहतर सर्विस भी देंगे। प्रोग्राम के आखिर में कुराम एजेंसी का इलाका पारा चिनार आज एक बार फिर
दहशतगर्दी का निशाना बना। धमाका पारा चनार के मरकज़ में किया गया और हमलावर ने बाजार के करीब वाक़ इमाम बारगाह के दरवाजे पर बारूद से भरी गाड़ी से हमला किया। धमाके के नतीजे में 24 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शहीद होने वालों में खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं और ये रिमाइंडर है इस बात का कि दहशतगर्दी के खिलाफ कंसेंसस रखने की, कार्रवाइयाँ जारी रखने की किस हद तक पाकिस्तान में ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।